मॉर्निंग। हम लोग 9th क्लास का सिविक्स में पढ़ रहे थे, चौथा अध्याय चुनावी राजनीति। तो उसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ बच्चों। आज हम लोग सेकेंड पार्ट, वीडियो का सेकेंड पार्ट बनाना पड़ रहा है क्योंकि चैप्टर बहुत ही लंबा है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जाने कि चुनाव क्यों आवश्यक है, फिर चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी है देश के लिए, और चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। तो इसमें हम लोग देखें कि चुनाव क्षेत्र के बारे में देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे मतदाता सूची। यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चों कि मतदाता सूची। तो इसको पहले हम लोग जानते हैं कि मतदाता कहते किसे हैं। तो एक राज्य में रहने वाले वे व्यक्ति जिन्हें प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेने एवं मतदान करने का अधिकार होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मतदाता कहा जाता है बच्चों। तो समझ में आ गया कि मतदाता किसे कहते हैं? एक राज्य में रहने वाले वे व्यक्ति जिन्हें प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेने एवं मतदान करने का अधिकार होता है, उन्हें मतदाता कहा जाता है। अब है मतदाता सूची। मतदाता सूची यानी कि वोट डालने में जिनका नाम डाला जाता है उसको कहते हैं। तो उसकी सूची कैसे तैयार की जाती है? तो एक निश्चित तिथि से पूर्व प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची तैयार कर ली जाती है। उसमें क्या होता है? जो लोग वोट डालने के लायक हैं, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक के हैं, उनका नाम उस सूची में डाल दिया जाता है। और हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में होता है। सभी समक्ष मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। चूँकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने के उम्र तक आ जाते हैं। जैसे आप लोग अभी वोट डालने की उम्र नहीं है, लेकिन अगला चुनाव अगर 5 वर्ष बाद होता है, तब तक आप लोग 18 वर्ष के हो जाएंगे, तो आपको वोट डालने का अधिकार होगा। तो फिर आपका नाम भी जब इलेक्शन होने का रहता है, उसके कुछ समय पहले ही फिर आपका नाम भी मतदाता सूची में आ जाएगा। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका नाम हटा दिया जाता है, या कोई व्यक्ति कोई दूसरी जगह चला जाता है तो उसका भी नाम उससे सूची से हटा दिया जाता है। अब है उम्मीदवारों का नामांकन। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फ़र्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। बच्चों इसे अंडरलाइन कीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? 25 वर्ष होती है उम्मीदवार बनने की उम्र। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। अब लेकिन कुछ विशेष लोगों को वोट डालने का उम्मीदवार बनने यानी इलेक्शन में खड़े होने का अनुमति नहीं होता, जैसे कोई अपराधी। लेकिन यह पाबंदी भी बहुत कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं
जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। तो उस नामांकन पत्र में क्या क्या होता है, उनकी संपत्ति कितनी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उन मतलब विशेष उसमें रहता है कि वो अपने संपत्ति का ब्यौरा उसमें उनको भरना पड़ता है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू की गई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देने होते हैं, वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने पड़ते हैं, जैसे कि पहला, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर कोई आपराधिक मामला नहीं हो, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का पूरा लेखा जोखा उसमें भरा हो, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिल जाता है। यहाँ उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता इसी के बारे में दिया है बच्चों। ये ऐसा क्षेत्र है राजनीति जिसमें कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसमें शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। मैट्रिक फेल व्यक्ति भी यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। और हमारे झारखंड में तो शिक्षा मंत्री जो हैं वो सिर्फ मैट्रिक पास है, अभी उन्होंने इंटर में अपना नामांकन कराया है। तो राजनीति में शिक्षा की डिग्री अनिवार्य नहीं है, जबकि नौकरी के लिए क्लर्क या एक प्यून के लिए भी डिग्री की आवश्यकता होती है। वो पहले तो 7वीं पास था प्यून के लिए, अभी तो मैट्रिक पास हो गया, लेकिन राजनीति में कोई डिग्री नहीं है। ये बहुत ही खेद की बात है। चुनाव अभियान। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहस भी होती है। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। ये देखिए, क्यों परेशान होते हो, जाओ तुम्हारा वोट तो हमने पड़वा दिया। और ये बोकस वोट जो कहा जाता है ना, अभी तो कम हो गया है। पहले अभी क्योंकि मशीन के द्वारा वोट डाले जाते हैं, पहले था बॉक्स में पेपर पर अपना चुनाव चिन्ह को इंगित करके, यानी कि उस पर मोहर लगाकर बॉक्स में डाला जाता था, उसमें बोकस वोट ज़्यादा पड़ते थे। अभी मशीन के कारण इन चीज़ों से छुटकारा मिल गया है। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती है। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने को कहती है। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। जैसे कि इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगा, जो कि आज तक नहीं हटा। 1977 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। तो मतलब हर पार्टी के लोग एक एजेंडा के तहत चुनाव में खड़े होते थे कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो गरीबी हटाएंगे। किसी ने कहा लोकतंत्र को बचाएंगे।
पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वादा किया। आइए बच्चों, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, एक क्वेश्चन भी आता है आपातकाल के बारे में। तो आपातकाल इंदिरा गांधी के समय 1974 में आपातकाल देश में लगा दिया गया था। और ये आपातकाल में मतलब कोई भी किसी भी सरकारी वैकेंसी नहीं निकलती थी, अखबार पे भी कब्जा एक तरह से जमा दिया गया था। अखबार में सिर्फ सरकार की अच्छी बातों को ही छापा जाना जाता था, उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता था। जबकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। कहीं भी 4 लोग खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे। तो इस आपातकाल के कारण ही इंदिरा गांधी की हार भी हुई। अगला चुनाव में उनका हार हुआ था। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था, जय जवान जय किसान। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती है। अब है मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, लेकिन नियम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये भी गलत है। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन ये भी होता है। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करना है, लेकिन ये भी हो चुका है हमारे देश में। हालांकि वो बाद में कोर्ट में साबित नहीं हुआ। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने निर्वाचन चुनाव प्रचार में 10 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च किए थे और इस आरोप के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में वो आरोप उन पे साबित नहीं हुआ और वो उससे बरी हो गए। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश को सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का भी उपयोग नहीं करना है। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं होना है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास यानी उद्घाटन नहीं कर सकते। शिलान्यास यानी कि किसी भी मान लो कोई कंपनी या रोड बनाने या पुल बनाने का वो शिलान्यास नहीं कर सकते। वहाँ जाके वो नहीं कहेंगे पत्थर गाड़ के कि हम यहाँ पे बनवाना चाहते हैं, क्योंकि वो आचार संहिता लागू हो जाता है। बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वादे नहीं कर सकते। मतदान और मतगणना, मतदान हो गया वोट डालना, मतगणना हो गया उसकी गिनती, वोटों की गिनती। चुनाव का आखिरी चरण होता है ये। मतदाताओं द्वारा वोट देना, इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है और मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित जहाँ भी वोट डालने का केंद्र बना होता है, कोई स्कूल, कॉलेज या सरकारी भवन, तो वहाँ जाकर वो वोट डालते हैं। उसके बाद शुरू होता है गिनती। मतदान हो जाने के बाद
सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट होते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख, जो तारीख तय की जाती है, उस तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से दिन भर हर पल हर घड़ी की खबरें देते रहते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं, यानी रुझान आने शुरू हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाएगा, किसकी अगली सरकार बनेगी, किस पार्टी को कितना ज़्यादा वोट मिला है। अब है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। तो भारत हमारा जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव होते हैं। सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है। आइए हम लोग देखते हैं। हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं, अखबार और टीवी के माध्यम से भी हम लोग जानते हैं, लेकिन अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने का, ये सब आम बात है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम चुनाव मतदान करने जाते हैं तो वहाँ पहले से हमारे नाम पर मतदान हो गया रहता है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग भी होता है। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में जाकर लोग प्रलोभन देते हैं, यहाँ तक कि साड़ी बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और उसके बल पर अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट डलवाते हैं। इनमें से अनेक खबरें सही भी होती है। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ हर जगह नहीं होती है, कुछ ही क्षेत्रों में होती है। अब है स्वतंत्र चुनाव आयोग। चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है, क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं। तो हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है, क्योंकि हमारे देश में जो है वो चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। जैसा कि मैं पहले बताई हूँ कि चुनाव निर्वाचन के लोगों का चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए उसमें ऐसे व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है जो निष्पक्ष ढंग से चुनाव करा सके। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद उनकी चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव होता है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग जितने अधिकार प्राप्त हैं। चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों या और पार्टियों को सजा दी जाती है। बहुत से नियम है निर्वाचन आयोगों के लिए। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 15 वर्षों के दौरान चुनाव आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है। साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ढंग से नहीं हुए हैं या कोई किसी तरह की धांधली हुई है, तो वहाँ फिर से मतदान के आदेश भी दिए जाते हैं। अक्सर शासक दलों को चुनाव आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें चुनाव आयोग के आदेश मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव नहीं होता। इसलिए भारत में चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं। एक त्यौहार की तरह उस दिन मनाया जाता है। छुट्टी, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय में छुट्टी दी जाती है उन्हें मतदान करने के लिए। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखाचित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। पहला, चुनाव में लोगों को भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल है। और एक बात बताएं बच्चों, शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वोट डालने जाते हैं। 100 से पार वाले उम्र के व्यक्ति भी वोट डाल के आते हैं और शहरी क्षेत्रों के लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं, वोट डालने जाना नहीं चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे एक पर्व की तरह मनाते हैं और सारे लोग बड़े उत्साह के साथ वोट डालने जाते हैं। दूसरा, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब और निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। तीसरा पॉइंट, भारत में लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे अपने राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि हम वोट डाल के अपने अनुसार या अच्छे शासक को हम चुन सकते हैं। चौथा, साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग मतदान को अपना हक समझने लगे हैं। चुनावी नतीजों का स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना होता है उसके नतीजे। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी जो है वो गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। पहला, भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से दो में शासक पार्टियां हारी ही हैं। तो यह बताता है कि भारत में स्वतंत्र चुनाव हुए हैं। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निर्वर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम होता है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो अक्सर हारी
हुई पार्टी भी चुनाव नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेते हैं। वो जानते हैं कि जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया है, इसलिए वो जनता के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए अगले चुनाव में जनता ने उनको वोट नहीं डाला है। अब है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। अब निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौती भी निर्वाचन आयोग के पास पूरा बहुत ही रिस्क वाला काम होता है, कठिन वाला काम होता है। इन बातों से हम सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यह बात लागू ना होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। तो भारत में चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक है और निष्पक्ष ढंग से चुने जाते हैं। आइए हम लोग इधर देखते हैं कि क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है। इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाता है। जैसे ज़्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, यह कहना भी मुश्किल है। भारत में इस तरह की बातें नहीं होती है। कुछ क्षेत्रों में ऐसा अपवाद है, लेकिन भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली है। तो चैप्टर हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं बच्चों। आगे मैं क्वेश्चन का आंसर भेज दूँगी। और बच्चों आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।